नमस्कार। वर्ण विचार से संबंधित पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने जो अध्ययन किया उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य विषय की तरफ चलते हैं। आज हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्ताक्षरों का सही स्थान क्या है वो जानेंगे। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, इन सारी बातों पर विधिवत चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं पहले संयुक्ताक्षर। संयुक्त प्लस अक्षर, इसमें दीर्घ संधि से इस शब्द का निर्माण हुआ है। ये कहता है जब दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मध्य किसी स्वर का कोई अवरोध या व्यवधान नहीं होता है और ये दो भिन्न वर्ण मिल करके एक नए वर्ण का जन्म कर देते हैं या निर्माण कर देते हैं, तब उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। हम लोग इसको बहुत झटके से पढ़ लेते हैं कि दो व्यंजनों के मध्य जब कोई स्वर नहीं होता तो उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये जो पढ़े ये बहुत गफलत में पढ़े। ऐसा जवाब देना साक्षात्कार में आपके लिए भारी हो सकता है। तो आप सही पढ़िए, सटीक पढ़िए। कहा गया कि संयुक्ताक्षर क्या है, तो दो भिन्न व्यंजनों के मध्य अगर कोई स्वर नहीं है तथा वो दोनों व्यंजन मिल करके एक नए वर्ण का निर्माण कर दें तो वो संयुक्ताक्षर कहा जाएगा। संयुक्ताक्षर 4 हैं हमारे वर्णमाला में। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इसको ध्यान देना है इसकी परिभाषा पे। आपसे कहीं भी साक्षात्कार वगैरह में पूछा जाएगा तो इसका सटीक जवाब आपको देना है। ठीक, तो यहाँ ये लिखा भी है परिभाषा, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये कहता है कि जब वर्णों के मध्य किसी स्वर का कोई व्यवधान ना हो और दोनों मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन में देख लीजिए, जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य स्वर ना हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन में अगर आपसे संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर पूछ लिया जाए तो आपका अंतर देखिए यहीं से निर्धारित हो जाएगा। ये जो है दोनों मिलकर, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक, यही आपका पॉइंट है। संयुक्ताक्षर में स्वर नहीं रहेंगे। ठीक, ये है क्या, थोड़ा सा इसको हम बता दें। जो स्वर का व्यवधान या स्वर रहित है, हमारे कुछ जो है मित्रों को शायद दिक्कत हो तो इसको आइए हम थोड़ा सा बता दें कैसे निकलता है, कैसे बनता है। जैसे हम छ को ही ले लें, इसको हम बताए भी थे पूर्व कक्षाओं में, इसका जो है चर्चा इस पे चली थी। तो देख लीजिए, जैसे छ बना, किससे बना है? का हल प्लस मूर्धन्य शा हल प्लस आ बराबर क्या है? छ। ठीक, तो हमारे देखिए दो भिन्न हैं क्या? व्यंजन, दो भिन्न व्यंजन, अब इनके बीच में कोई किसी स्वर का व्यवधान नहीं है। ठीक, तब ये जो है, और ये जब दोनों का संयोग हुआ तो एक तीसरे नए व्यंजन की उत्पत्ति हो गई। ठीक, तो इसकी परिभाषा यही है। यहाँ जो है स्वर नहीं है, कहाँ? बीच में। तो ऐसे आप लिख के इसको काट भी सकते हैं। ठीक, कि स्वर दोनों व्यंजनों के बीच में नहीं है और इसके बाद जब दोनों का संयोग हुआ तो ये तीसरा जो है पैदा हो गया। ये इसका जो है तरीका है संयुक्त जो है संयुक्ताक्षरों का। और संयुक्त व्यंजन में क्या होगा? संयुक्त व्यंजन में भी सेम प्रक्रिया यही है, लेकिन ये कहता है कि यहाँ नए व्यंजन का निर्माण होगा, यहाँ नए व्यंजन का निर्माण या नए वर्ण का जो है उत्पत्ति नहीं होगी। केवल जो है दो असमान व्यंजन,
यानी दो भिन्न भिन्न जब व्यंजनों का योग होगा तो उनके मध्य स्वर नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे धर्म, राष्ट्र, भक्त, रक्त, प्राण। अब हम इसको सरल से कठिन की तरफ ले चल रहे हैं। देखिए यहाँ का और ता के बीच कोई स्वर का व्यवधान नहीं है। का आधा है, ठीक है, अर्धमात्रिक है। ता में तो है आ, लेकिन बाद में है, तो यहाँ का और ता के बीच में कोई व्यंजन नहीं है, अगर कोई स्वर नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि दो भिन्न वर्णों के बीच, दो भिन्न व्यंजनों के बीच अगर कोई स्वर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। और अगर वही दो भिन्न व्यंजन मिल करके किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण कर देते हैं तो किस में चले जाएंगे? संयुक्ताक्षर में, जिनकी संख्या 4 है। ठीक। अब धर्म में देखिए, अगर धर्म का स्वर व्यंजन आपको अलग करना हो तो देख लीजिए इसको यही तुरंत कि भैया धर्म में कैसे हुआ है, राष्ट्र में कैसे हुआ है। इन सब पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अगर धर्म का कहा जाए स्वर व्यंजन अलग करने के लिए तो कैसे करेंगे? धा हल प्लस आ, ठीक, क्योंकि धा पूरा है और इसके जस्ट बाद रा है, तो रा हल प्लस मा हल प्लस आ, ये ऐसे बना हुआ है। तो देखिए रा और मा के बीच कोई स्वर नहीं है, ठीक है, ये स्वर से जो है मुक्त है, तो इसलिए क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन हुआ। यहाँ देखिए रा और मा, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप स्वर और व्यंजन अलग करेंगे तो उसी रूप में आएगा और हमको तुरंत उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक। उसी तरीके से राष्ट्र में भी है। यहाँ रा पूरा है, टा आधा है और मूर्धन्य सा भी आधा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो टा और रा के बीच में यहाँ कोई व्यवधान नहीं है स्वर का। उसी तरीके से प्राण में देखिए रा पूरा है, पा आधा है, जो आ की मात्रा लगी है रा पे लगी है, ना कि पा पे। इसकी आप इंग्लिश बना के देखेंगे तो पी आर ए ऐसे बनेगा, पी आर ए यानी प्राण। ठीक। तो इसको आप वैसे भी आप सिद्ध करके देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व व्यंजन। ये क्या है? युग्मक का अर्थ होता है जोड़ा, यानी एक ही जाति के वर्ण दो बार आए। ठीक। एक ही जाति के वर्ण दो बार आए। कह रहे हैं कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, दो बार आए, अर्थात दो समान व्यंजन, समान या जातीय व्यंजन दोनों आप कह सकते हैं, व्यंजन वर्णों के बीच स्वर ना हो। जब समान वर्णों के बीच कोई स्वर ना हो, एकदम आसान तरीके से समझने के लिए, जब समान वर्णों के बीच किसी स्वर का कोई व्यवधान न हो तब उसे क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनि कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहेंगे। अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही सब इनका है। ठीक। युग्मक इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये जोड़े में रहते हैं, और द्वित्व इसलिए कह दिया गया कि द्वित्व का अर्थ है दो बार। ठीक। जैसे छिन्न, भिन्न, दिल्ली, यहाँ देखिए ये समान वर्ण हैं, आधा ना पूरा ना, आधा ना पूरा ना, आधा ला और पूरा ला। ये ना और ना के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। इसको युग्मक या द्वित्व व्यंजन भी कहा जाए। संपृक्त व्यंजन क्या है? कह रहे हैं एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों को जोड़े उसको क्या कहेंगे? संपृक्त। जैसे संबल। अब संबल में देखिए शा और बा को कौन जोड़ रहा है? माँ। यहाँ कंबल में भी वही का और बा को जो है माँ वहाँ संपृक्त कर रहा है, मिला रहा है यहाँ इनके बीच। ठीक है, इस तरीके से। और एक पॉइंट ये आप नोट करेंगे इसको तुरंत कि हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन सदैव अल्प प्राण ही रहता है। पिछली कक्षा में हमसे एक चूक हो गई है जिसको हमने
अलप प्राण लिख दिया था। तो आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा, वहाँ हमारे उच्चारण में कोई दोष नहीं था, लेकिन हमारे लिखने में चूक हुआ था, हमने अलप प्राण लिख लिया था, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसको आप शुद्ध करके यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, ये होता है अल्प प्राण, इसका शुद्ध उच्चारण ऐसे होगा और लिखा इस तरीके से जाएगा, द्वित्व करके पढ़ा जाता है। जब ये भी संयुक्त है, देखिए यहाँ जब संयुक्त व्यंजन आते हैं तो उनको द्वित्व करके पढ़ा, जैसे ओतप प्रोत होता है, ओत प्रोत नहीं पढ़ा जाता है। हरिद्वार ओतप प्रोत, लोकप्रिय, उच्चारण आप शुद्ध करिए इसका। ठीक, तो वहाँ हमसे लिखावट में गलती हुई थी, लेकिन हमारे उच्चारण में दोष नहीं था, इसको आप लोग शुद्ध करिएगा। तो कह रहे हैं कि हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। महाप्राण अल्प प्राण पे विधिवत चर्चा हुई है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण और प्लस सल व्यंजन यानी शाखा शाहा। ठीक, तो कैसे नहीं आते, कह रहे हैं कि उनके पहला व्यंजन क्या होगा, सदैव अल्प प्राण होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पत्थर में देखिए, ता क्या है, अपने वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करता है। ता वर्ग है, ता था, तो दूसरा व्यंजन आया था क्या है, महाप्राण है। ठीक, लेकिन ता क्या है, अल्प प्राण। तो यही कह रहा है कि पहला व्यंजन क्या होगा, सदैव अल्प प्राण, दो महाप्राण एक साथ नहीं आएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। वैसे मट्ठा में देखिए, ठा जो है टा वर्ग का दूसरा है, यानी महाप्राण है ठा, लेकिन टा क्या है, अल्प प्राण है। उसी तरीके से सब में का वर्ग में देखिए, खा दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण महाप्राण और पहला क्या है, अल्प प्राण है। तो कभी भी ये द्वित्व नहीं आएंगे, दो महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ नहीं आती हैं, और पहला वर्ण उनका जो है उनसे पूर्व वाला वर्ण सदैव क्या होता है, अल्प प्राण होता है। यहाँ आपको ध्यान देना। इधर आइए, अब यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं सभी एग्जामों में, चाहे वीडियो हो और लेखपाल हो, कहीं हो, तो देख लीजिए इसको। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों के क्रम स्थान, ये जो हमारे संयुक्ताक्षर हैं चारों, छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा, ये वर्णमाला में कहाँ आते हैं, इनका क्रम पूछता है कि किस वर्ण के बाद या पहले। दोनों तरीके के प्रश्न बनते हैं कि अगर पूछ लिया कि ज्ञ किस वर्ण के बाद आएगा वर्णमाला में, या वर्णमाला में किस वर्ण से पहले आएगा, दोनों तरीके के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक, और सही क्रम क्या है इनका वर्णमाला में, तो सही क्रम लिखा गया है, देखिए छ, ज्ञ, त्रा, स्रा। उल्टा लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन सही क्रम यही। अगर पूछेगा कि संयुक्ताक्षरों का वर्णमाला में सही क्रम क्या है, तो पहले छ, फिर ज्ञ, फिर त्रा और लास्ट में स्रा। ठीक, हम लोग छत्रंज्ञा स्रा पढ़ते हैं तो पढ़ने में उल्टा लगेगा, लेकिन वर्णमाला में सही क्रम यही है इनका। पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आइए कि इनका क्रम क्या होगा। अगर छ का पूछेगा कि किस वर्ण के किस व्यंजन के बाद आता है, तो क्योंकि ये का और मूर्धन्य शा भी हमने जस्ट बताया था कि बना ही है, का हल प्लस मूर्धन्य शा के योग से, तो का के बाद छ तुरंत। ये सब देखिए जहाँ जहाँ आए इनको हम जो है गोले में रख दिए हैं। तो का खा के बीच में छा रहेगा, चा छा जा के बाद ज्ञ का स्थान है क्रम से, क्योंकि जा हल प्लस इया से ये बना ही है ज्ञ। ठीक, अगर ये न समझ में आए तो अंग्रेजी में कोई नाम आप ज्ञान, जैसे किसी का नाम ज्ञानचंद है तो उसको लिख के देखिएगा। किसी का नाम है जो है छा से शुरू होता है, ठीक, जैसे क्षमानाथ पांडे, इस तरीके से हो गया, उसको आप इंग्लिश में बना के देखिएगा। ठीक, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होने लगेंगी। और त्रा का स्थान कहाँ आता है, ये ता के बाद आता है। त्रा, ता था दाधा ना वाले में देखिए त्रा जो है ता के बाद है, और श्रा जो है ये इसमें देखिए, ये जो ऐसे लिखा है घुमा के,
ये तालव्य सा आधा है और रा इसमें पूरा है, क्योंकि ये तालव्य सा हल प्लस रा से बनता ही है श्रा। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा आपका, और पूछा भी है पूर्व की परीक्षाओं में। तो छा का पूछेगा तो का के बाद, ज्ञा का पूछेगा तो जा के बाद, त्रा का पूछेगा तो ता के बाद, क्योंकि ता हल प्लस रा से बना है त्रा, और श्रा का पूछेगा तो ये तालव्य शा के बाद इसका स्थान निर्धारित किया गया है। ठीक, आगे आइए। अयोगवाह पे विधिवत चर्चा नहीं हो पाई थी। अयोगवाह क्या है? अयोगवाहों की संख्या 2 है। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगर हिंदी में पूछेगा तो 2 और संस्कृत में पूछेगा तो 4। ठीक, संस्कृत का आएगा नंबर तो वहाँ भी बताएं, लेकिन वहाँ 4 है। वहाँ कौन कौन जुड़ जाते हैं? उपधमानी और जिह्वा मूली, जिसको आप बहुत अच्छे से जान गए, हमने बताया, वही 2 और जुड़ जाते हैं, और ये अनुस्वार और विसर्ग रहते ही हैं। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए अयोगवाह के बारे में। कह रहा है कि अनुस्वार ये चिन्ह है इसका, तथा विसर्ग, यहाँ भी चिन्ह विसर्ग का लगाया गया है। लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। पहली बात तो एक गांठ बांध लीजिए, या तो न स्वर है न तो व्यंजन है। ठीक, अगर प्रश्न पूछता है कि अयोगवाह क्या है, स्वर है कि व्यंजन, तो न ये स्वर हैं, न इनकी स्वरों में गणना होती है, न व्यंजन में। ठीक, अब आइए, कह रहे हैं कि लेखन की दृष्टि से, यहाँ दृष्टि की बात, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मत कह दीजिएगा कि सर ने ऐसा ऐसा बता दिया। लिखावट में कैसे लिखा जाता है? स्वर की तरीके से, और उच्चारण इसका कैसे होता है? व्यंजन की तरीके से। क्योंकि इनका जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ। ठीक, ना तो इनका जातीय योग स्वर के साथ, ना व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोग कहा गया है। ना अयोग, ना योग इत अयोग, न तत्पुरुष से, यानी इनका किसी से योग नहीं है। किसी से मतलब न तो स्वर से ना व्यंजन से, इसलिए इनको क्या कहा गया? अयोग। ठीक, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, फिर भी अयोग होते हुए भी ये क्या करते हैं? अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ को ढोते हैं, अर्थ को ले जाते हैं। इसलिए इनका नामकरण क्या हुआ? अयोग धनवाह। वह धातु है संस्कृत की, वह धातु का अर्थ, जैसे विवाह में अगर पूछा जाए कौन सी धातु है, तो वह धातु है, क्योंकि दुल्हन को डोली में ढो करके ही लिया जाता है, ले जाते हैं। ठीक, तो वह धातु का अर्थ होता है ले जाना, ढोना। ठीक, कह रहे हैं फिर भी ये अर्थ को वहन करते हैं, अयोगवाह, इसलिए इनको क्या कहा गया कि बिना योग, बिना योग के जो वहन करे अर्थ को, उसको क्या कहेंगे? अयोगवाह। तो ये हुआ अयोगवाह। ठीक, आइए अब आगे। यहाँ पॉइंट देखिए, स्टार बना के सब लिखे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको सब नोट करिएगा, एक एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि लिखा तो किताब में सब है, लेकिन वहाँ कोई ऐसी बटन नहीं लगी है कि आप दबा देंगे तो वो बताने लगेगी। ठीक, लिखा सब बहुत विधिवत है, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक पॉइंट है, ये पंचमाक्षर है, अंग्या, इया, ड़ा, ये तीनों हमारे पंचमाक्षर हैं, और इधर ये नव विकसित व्यंजन हमने बताया था, इसको और क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन, नव विकसित व्यंजन, डा और ढा का, जिसके अंदर बिंदी नीचे लगा है। तो अंग्या, या, डा और डा और ढा, ये किसी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते, पहले नहीं आते, कोई शब्द इनसे शुरू ही नहीं होता है। ठीक, इसलिए शब्दकोश में स्वतंत्र रूप से ये नहीं मिलते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा बन जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, और प्रश्न बना कि इनमें से किसका प्रयोग शब्दकोश में नहीं होता है। 3 ऑप्शन कोई और रख दिए, एक इनमें से कोई उठा के रख दिया, तो जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, प्रश्न आपका वो सही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये जान जाइए
कियंग्या, या, डा, डा और ढा ये किसी शब्द के आरंभ में, प्रारंभ में, आदि में पहले नहीं आते, सब एक ही चीज है। ठीक, तो ये पहले नहीं आते और इनका स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में प्रयोग नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है वर्त से व्यंजन, जिसको मसूढ़ा या दंत मूल भी कहा जाता है। वर्त, मसूढ़ा दंत मूल क्या है? यानी जो दांत का ऊपरी शिरा है, जहाँ से दांत जो है निकलता है, दंत मूल तो वही हुआ। ठीक, उसी को मसूढ़ा भी कहा जाता है। कहते हैं भैया मसूढ़े में दर्द है, ठीक है, वो चीज़। तो इसके अंतर्गत यहाँ से उच्चरित होने वाले कौन कौन हमारे वर्ण हैं? ना है, ला है, रा है, शा दंत शा और या है। नुक्ता लगा हुआ है, जैसे गज़ल कहा जाता है, उसको ऐसे पढ़ते हैं नुक्ता लगा करके। ठीक है, तो इनका उच्चारण ध्यान देना है। जो मूल स्थान इनका हम बताए हैं वो तो सही है सब, लेकिन एक तरीका, एक नामकरण इनका यहाँ से भी ये है। ठीक है, तो मसूढ़ा या दंत मूल से जिह्वा जो है हमारी, इनके उच्चारण में दंत मूल जहाँ से दांत निकला हुआ है वहाँ से जो है स्पर्श करती है। कोमल तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण आपको बताए गए थे, लेकिन कोमल तालव्य वर्ण क्या है? कोमल तालव्य वर्ण और कठोर तालव्य वर्ण मामूली अंतर है दोनों में। जिह्वा अगर तालु के पिछले सिरे को छूती है, इसकी परिभाषा है, आप लोग लिख लीजिए। जब जिह्वा तालु के पश्च भाग से किसी वर्ण को उच्चरित करती है तो वो कोमल तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और य। यहाँ जिह्वा जो है तालु के पिछले हिस्से से इनका उच्चारण हो रहा है, और जिह्वा के अग्रभाग से, ठीक है, जिह्वा की अग्रभाग अगर तालु को छूती है तो कैसे हो जाएंगे? कठोर तालव्य वर्ण। इसमें च, छ, देखिए जिह्वा जाके चिपक जा रही है तालु में, उच्चारण करिए च, छ, ज, झा और तालव्य शा। ठीक है, जिह्वा का अग्रभाग अगर तालु में लगता है तब तो कठोर तालव्य होंगे, और जिह्वा का पश्च भाग अगर तालु में लगता है तो कौन से होंगे? कोमल तालव्य वर्ण। ठीक, स्वर यंत्रीय, इसको कंठ के भीतर से भी कहा, जो कंठ का भीतरी भाग है उसको स्वर यंत्रीय कहा जाता। हमने बताया था उस दिन पिछली कक्षा में कि स्वर यंत्रीय में कंपन के आधार पे भेद और जो है श्वास या प्राणवायु की मात्रा के अनुसार भेद पढ़ाया था अभी पिछले ही कक्षा में। तो स्वर यंत्रीय क्या है? हा को स्वर यंत्रीय कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण यहाँ से होता है स्वर यंत्रियों से, हा का, हा एकदम जो है कंठ के भीतर से। ड और ढ बिंदी वाले जो हैं नवविकसित व्यंजन, ये दोनों मूर्धा से उच्चरित होते हैं। ठीक है, रिटोरसा नाम मूर्धा हमने उस दिन बताया था जब आपसे कि टा, ठा, डा, ढा, डा प्लस जो है री और रा और मूर्धन्य शा, और इनको भी उसी में जोड़िएगा चाहे अलग से जानिए। डा और ढा जो नवविकसित हैं द्विगुण व्यंजन, इनका भी उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा। और इनका जो है बाह्य प्रयत्न क्या है? अभी जस्ट आपको पीछे बताए हैं बाह्य प्रयत्न, पिछली कक्षा में घोष अघोष ये सब बताया गया था, ये सब बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत हैं। तो बाह्य प्रयत्न इनका क्या है? घोष, ये घोष लिखा हुआ है, चाहे घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, दोनों बात एक है, लेकिन अघोष अलग है, इसका अघोष विपरीत है। ठीक है, तो ये दोनों घोष हैं या सघोष हैं, लेकिन डा अल्प प्राण है और ढा क्या है? महाप्राण के अंतर्गत आएगा। इनका बाह्य प्रयत्न जो है अल्प प्राण और महाप्राण, और लेकिन दोनों घोष हैं, दोनों मूर्धा से उच्चरित होते हैं, दोनों घोष हैं, दोनों मूर्धा से उच्चरित होते हैं, लेकिन पहला जो है अल्प प्राण है और दूसरा क्या है? महाप्राण। ठीक, ये तो हुआ
यहाँ से जितने प्रश्न बनने लायक थे। एक प्रश्न और आ गया, देख लीजिए उसको। जो अंतस्थ व्यंजन आपको बताए गए या, वा, रा, ला, ये जो 4 अंतस्थ व्यंजन जिसमें हमने बताया था पहले के 2 अर्ध स्वर हैं, या और वा, हिंदी में मानते हैं या और वा को। रा को प्रकंपित या लुंठित, ला को पार्श्विक कहते हैं। ये चारों जो व्यंजन हैं ये अर्ध स्वर भी इनकी संज्ञा दी गई है। आधे स्वर 50% स्वर 50% व्यंजन, ठीक है। 50% स्वर हैं, 50% व्यंजन है, इसलिए इनको क्या संज्ञा दी गई? अर्ध स्वर की। लिख लीजिएगा इसको। और उसी के ठीक विपरीत कौन है? अयोगवाह। अगर पूछा जाए कि अयोगवाह का उल्टा क्या है तो आपको बताना है कि भैया अयोगवाह का उल्टा अर्धस्वर है, क्योंकि अर्धस्वर तो 50% आधे व्यंजन आधे स्वर हैं, लेकिन जो है अयोगवाह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए प्रयास के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।